नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फोक्स अड्डा पर। तो देखिए, अब राजस्थान की हिस्ट्री चल रही है। तो राजस्थान की जो इतिहास है आपको पता है, वीर पुरुषों से भरा पड़ा है। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो चौहान वंशीय थे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है चौहान वंश, और उसमें अपन बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। इस वीडियो में पहले आगे बढ़े उससे पहले इस चौहान वंश का जो वंशक्रम है उसकी बात कर लेते हैं कि पहला शासक कौन हुआ, उसके बाद नंबर 2 पर कौन आए। इस प्रकार से चौहान वंश की जो वंशक्रम है उनकी बात कर लेते हैं। चौहान वंश, इसके वंशक्रम की अपन बात करते हैं। साबर अजमेर पर इनका शासन रहा। वासुदेव चौहान थे, वो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं अजय राज, जिन्होंने अजमेरू दुर्ग बनाकर के अजमेर नगर की स्थापना की थी, जिसको अपन राजस्थान का हृदय बोलते हैं। नंबर 3 अर्णोराज, जिन्होंने अना सागर झील बनाई थी। अना सागर झील का जिन्होंने निर्माण कराया था। नंबर 4 है विग्रह राज। विग्रह राज को इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। विग्रह राज चतुर्थ, इनको बीसल देव भी कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद में आते हैं पृथ्वीराज, तृतीय या चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखिए, ये हो गया इनका वंशक्रम। अब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आज अध्ययन करते हैं। धरती के वीर योद्धा के बारे में, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। इनको इतिहास में 2-3 उपाधियां दी गई है। कौन कौन सी उपाधि इनको दी गई है? राय पिथोरा, राय पिथोरा और दल पुंगल। दल पुंगल का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। ये इनको इतिहास में उपाधियां दी गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि दल पुंगल किसकी उपाधि है, या फिर राय पिथोरा किसको कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। इनके जन्म के बारे में बात करते तो जन्म इनका हुआ था, पहले इनके शासनकाल की बात करते तो 1192 ईस्वी तक। अब इनके जन्म की अपन बात करते तो जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में अजमेर में। माता जी का स्थान बड़ा होता है, तो माता का नाम था कर्पूरी देवी। ये कर्पूरी देवी है, ये दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तोमर वंश का था अनंगपाल तोमर, इस अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। पिताजी सोमेश्वर, ये इनके पिताजी थे। जब ये अल्पवयस्क थे पृथ्वीराज चौहान, यानी कि जब 11 साल के थे, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है। अब इनको अल्पवयस्क देखकर इनकी जो माताजी है कर्पूरी देवी, ये योग्य संरक्षिका थी, तो अब इन्होंने शासन है ये अपने हाथ में ले लिया। इनके प्रधानमंत्री का नाम था कदमवास, और एक सेनापति था जिसका नाम था भुवनमल। इन दोनों के सहयोग से, और ये कर्पूरी देवी है, इसने जो साम्राज्य है उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली 1 साल तक। और 1 साल के बाद में, यानी 1178, यानी 11 साल का ये राजा बन गए थे। लेकिन उस समय 1 साल तक कर्पूरी देवी है,
ये राज्य की संरक्षिका रही, उनके देखरेख में इन्होंने शासन किया। 1178 में पृथ्वीराज है ये शासक बने। अब जैसे ये शासक बने तो इनका एक चाचा था जिनका नाम था अपरंगाय। इन्होंने देखा कि ये जो छोटा सा बच्चा है 11 साल का अल्पवयस्क है, अपन क्या करते हैं इसको हराकर, इसको डरा धमका करके अपन है इस राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करना चाहा, लेकिन पृथ्वीराज जी ने कहा कि हमको बच्चा समझने की भूल मत करो। अब पृथ्वीराज ने क्या किया, अपने चाचा को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। अब अपरंगाय का एक छोटा भाई और था जिनका नाम था नागार्जुन। उन्होंने भी विद्रोह किया, लेकिन इनको भी परिणाम वही हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने इनको भी परास्त कर दिया और वहां से भगा दिया। इनका एक सेनापति था देवभूति, देवभट्ट जिनको कहा जाता है, उसको भी, उसने भी कुछ समय तक गुरुग्राम कुछ समय तक संभाला, इस पर अधिकार अपना किया, लेकिन ज्यादा दिन तक ये भी संभाल नहीं पाए और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इनको भी परास्त कर दिया। अब देखिए 1182 में क्या होता है। 1182 में हिसार और गुरुग्राम के बॉर्डर पर एक भंडानक जाति थी, उस भंडानक जाति का इन्होंने दमन किया। ये भंडानक जाति थी, इस जाति का इन्होंने दमन किया 1182 में। अब 1182, अब देखिए आगे अपन बात करते हैं इसकी विजयों के बारे में, इसके प्रमुख अभियानों के बारे में। तो 1182 में एक जगह पड़ती है महोबा, मध्य प्रदेश के अंदर है महोबा। वहां का एक शासक था जिसका नाम था परमर्दी देव चंदेल, उनके साथ इनकी शत्रुता थी। अब उनकी शत्रुता के कारण क्या था, परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, परमर्दी देव चंदेल के सेनापति थे दो, जिनका नाम था आला और उदल। इन आला और उदल ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के जो एक बार सेना थी वो दिल्ली से वापस आ रही थी, तो आला और उदल ने उनको परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला तब उन्होंने क्या किया, परमर्दी देव चंदेल को संदेशा भिजवाया कि हमें आला उदल दे दीजिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमर्दी देव चंदेल नहीं माने और आला उदल को भी, अब लड़ाई हुई, पृथ्वीराज चौहान ने आला और उदल को परास्त कर दिया, हरा दिया। युद्ध में आला और उदल मारे गए। ये तो महोबा के साथ। उसके बाद में कन्नौज की बात करते हैं, यार लिखूंगा तो आगे बढ़े। कन्नौज की बात करें उससे पहले गुजरात की बात करते हैं। गुजरात पे उस समय शासक थे भीमदेव द्वितीय, जो चालुक्य वंश के थे। उनके साथ शत्रु का कारण क्या था, एक तो राजस्थान के नजदीक पड़ता गुजरात, एक तो सीमा को लेकर कुछ इतिहासकार विवाद बताते हैं। दूसरा एक विवाद और था, एक माउंट आबू की एक रानी थी इंचिनी, जिसके साथ में ये भीमदेव सेकेंड विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस इंचिनी से विवाह कर लिया, जिसके कारण से भी इन दोनों की शत्रुता हो गई। सबसे मेन और प्रमुख कारण कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल इनके साथ था। एक तो पहले से वैमनस्य से चला आ रहा था दिल्ली को लेकर के। अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां थी, एक तो कर्पूरी देवी और दूसरी जो पुत्री थी वो जयचंद गढ़वाल की पत्नी थी। तो इस हिसाब से जयचंद गढ़वाल दिल्ली पर अपना अधिकार जताना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान योग्य होने के कारण और अनंगपाल तोमर ने उसको अपना शासक घोषित कर दिया कि क्योंकि अनंगपाल तोमर की कोई पुत्र नहीं था, इस कारण से पृथ्वीराज चौहान है, उनको बोला कि आगे आने वाले समय में जो शासक है वो पृथ्वीराज ही रहेंगे। ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचयिता कौन थे, चंद्रबरदाई। ये चंद्र क्या बताते हैं कि जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य दोनों के बीच क्या था, प्रेम प्रसंग था, ऐसा चंद्रबरदाई बताते हैं। और संयोगिता ये पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज चौहान ये भी संयोगिता से प्रेम करते थे। जयचंद गढ़वाल को जब इस बात का पता चला तो उसने राजसू यज्ञ किया और राजसू यज्ञ में ही इसने घोषणा कर दी कि मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर करता हूं। स्वयंवर क्या होता था, यह एक प्रथा थी जिसमें लड़कियां हैं वो अपने मन के मुताबिक जो अच्छा लगता था, जो भी लड़का उनको
उसको अपना पति के रूप में चयन करती थी। ये होता था स्वयंवर। तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन कर दिया। अब संयोगिता को पहले ही पृथ्वीराज ने कह रखा था कि तुम मेरे को कोई इशारा दोगी तब मैं आऊंगा। तब इस आसपास के जितने भी राजा महाराजा है, जयचंद गढ़वाल ने सबको बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उसकी जो मूर्ति है वो द्वारपाल के बाहर लगा दी। अब जैसे ही सभी राजा महाराजा संयोगिता वरमाला लेकर आई और आपस के जितने भी राजा महाराजा थे वो चौहान की जो प्रतिमा थी उसके अंदर डाल दी। अब पृथ्वीराज चौहान को इशारा मिल गया, पृथ्वीराज चौहान तुरंत आए और जितनी भी सेना थी, सभा थी, उसमें से उठा करके संयोगिता को अपने साथ ले गए। इस बात को लेकर जयचंद गढ़वाल इनसे और ज्यादा नाराज हो गए। ये मौका देख रहे थे। मौका मिला कब? एक गजनी का शासक था, गजनी का पहले एक गवर्नर था, उसके बाद में शासक बना जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। ये भारत के अंदर आया। 1178 में मुल्तान पर आक्रमण किया सबसे पहले इसने। उसके बाद में कुछ गुजरात पर भी इसका अधिकार बताते हैं, लेकिन गुजरात पे भीमदेव सेकंड ने इसको पराजित कर दिया था। उसके बाद में इन दोनों के बीच दो युद्ध होते हैं, फेमस तराइन का युद्ध। पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। अब देखिए पृथ्वीराज रासो में इन दोनों के मध्य 21 युद्धों का वर्णन किया जाता है। 21 युद्ध बता रहे हैं, दोनों के बीच 21 युद्ध हुए थे जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया था। और हमीर हट में हमीर रासो उसमें 9 युद्धों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए 1191 में इन दोनों के बीच तराइन का युद्ध हुआ और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने ये जो मोहम्मद गोरी है इनको बहुत बुरी तरीके से परास्त किया और भविष्य में इनसे वादा लिया कि कभी भी आप हमारी ओर अटैक नहीं करोगे, हमारी ओर आक्रमण नहीं करोगे, राजस्थान में नहीं आओगे आप। तो 1191 में युद्ध होता है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी आस छोड़ देता है कि ये ना अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जब तक राजस्थान में है अपन दिल्ली पर या फिर राजस्थान पर अधिकार नहीं कर सकते। लेकिन जयचंद गढ़वाल ने 1192 में इसका साथ दिया। बोला 1192 में कहा कि इस युद्ध में मैं आपके साथ हूं। एक राजा ही दूसरे राजा की कमजोरी जानता है कि कमजोरी क्या है। तो इसको संधि वार्ता का बहाना लेकर के बुला लिया। 1192 में, 1 साल बाद की बात है। बोला हमें युद्ध नहीं करना, आपके साथ संधि करनी है। तो संधि वार्ता के बहाने इसको बुला लिया और धोखे में रखा। कई दिनों तक संधि वार्ताएं चलती रही, जिसके कारण जो जितने भी राजपूत सेना थी वो आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गई और एक रात मोहम्मद गोरी ने अचानक से आक्रमण कर दिया। अब देखो 2 तथ्य बताता है जयचंद, ये क्या नाम, पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्र बरदाई बताता है कि इसको अपने साथ ये मोहम्मद गोरी है गजनी ले गया। उसके बाद में वहां पर शब्द वेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया। और कुछ कहते हैं कि सिरसा नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई थी, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से 2 बताते हैं। तो जैसा भी बताता है इतिहासकार, उसके अकॉर्डिंग आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन, इतिहास में इसको कुछ पंक्तियां दी गई है। क्या कहा गया इनके बारे में कि है अंतिम अवसर यहीं, सुन देकर तू ध्यान, एक तीर से लक्ष्य कर मत चुके चौहान। ये इसके बारे में कुछ पंक्ति है, वो फेमस है। तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन था जो मैंने आपको बताया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। आप जो भी कमेंट करोगे उसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आपकी जो कमेंट होगी आपके नाम सहित बताया जाएगा कि किसने क्या कमेंट किया है। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछिए कि ये सब संबंधित, ये जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में अभी अपने पढ़ा, इनसे संबंधित आप प्रश्न पूछिए, ताकि जो अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर आप जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उनका जवाब यहां पर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।